नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद परीक्षण उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। यानी आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह पेपर है, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ से आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस बार आपका पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, कौन सा प्रश्न है वो कितने नंबर का रहेगा, सारा अनुमान यहाँ से आपको लग जाएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों ये न्यू चैनल है, मैंने आपके लिए बनाया है और इस बार आपके कक्षा 8 की तैयारी में अच्छे से करवाऊंगा इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो समय है वो 2.5 घंटे का मिलेगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है। इस बार आपके अवसर के प्रश्न है वो 8 आएंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड ने 8 प्रश्न दिए हैं, इसका मतलब आपके मेन एग्जाम में भी 8 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा, हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य है राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, तो ये गलत है। राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, ये गलत है क्योंकि एकता को बढ़ाने के लिए ये बुलाया गया था। और उपयुक्त सभी, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2 ऑप्शन पहले से ही गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पेपर को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। बिरसा मुंडा का संबंध है, यानी बिरसा मुंडा है वो किस राज्य से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बिरसा एक मुंडा आदिवासी परिवार से संबंधित थे और इनका संबंध है वो झारखंड राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटान करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, और ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा नहीं। तो लोकसभा, सॉरी, विधानसभा का नहीं, लोकसभा का पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। अगर प्रश्न आता विधानसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है तो वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यह लोकसभा है तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा संसाधन है जो कि नवीकरणीय है? विद्यार्थियों, नवीकरणीय क्या होता है? ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन सकता है या फिर बन जाता है, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय। तो यहाँ पे देखो, सौर ऊर्जा आज अपन ने उपयोग किया, कल और मिल जाएगा। पवन ऊर्जा, हवा के से जो लाइट बनती है, आज बनाई, कल और हवा चलेगी और बना सकते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा, ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ये सारे के सारे क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। विद्यार्थियों, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं अगर 100 विद्यार्थी आते हैं ना तो 100 के 100 यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, अपना प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे और साथ ही इस वीडियो को शेयर करेंगे। इतनी मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ऐसा संसाधन जो कि मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। पुल मानव निर्मित है, सड़क मानव निर्मित है और मशीन भी मानव बनाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस है, ये प्रकृति में अपने आप बनती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा शहरिया जनजाति। अपने राजस्थान की एकमात्र यही जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह उसमें शामिल किया है। मतलब आदिम जनजाति समूह ऐसा है जिसमें बहुत निम्नतम जीवन स्तर जीने वाली जो जनजातियां हैं उनको शामिल करते हैं। उसमें अपने राजस्थान की कौन सी है? शहरिया जनजाति है। चलिए, अगला प्रश्न है, खंड ब के अंतर्गत नवा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनका मिलान करना है, अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अपन बढ़ेंगे डायरेक्ट 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाँ और ना में उत्तर दें, यानी सही और गलत बताना है। जैसे कि पहला है, लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन कौन होता है? लोग होते हैं। तो ये हाँ में हो जाएगा सही में। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, गलत। नम
या फिर अनुकूल जलवायु है उनको पसंद करते हैं। अधिक निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं, सही है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि ये तो करते हैं। जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं ना। अपने देखो यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह, कोई सूरत जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई दिल्ली जाता है, तो अलग अलग जगह पे काम करने के लिए क्यों जाता है? क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे जाता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो ये कानून है, ये न्यूनतम मजदूरी उनको लागू करने के लिए सन 1848 में भारत की संसद द्वारा ये पारित किया गया कानून था। इसमें जो कुशल श्रमिक हैं और अर्ध कुशल श्रमिक हैं उनकी दी जाने वाली मजदूरी है उनका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण बताइए। तो इसमें खूब सारे कारण हैं, इनमें से आप 2 बता सकते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक और पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। दूसरा कारण बता सकते हैं आप कि यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति है, उनको आपको रट लेना है। आपके हमारा राजस्थान बुक है उसमें भी 1857 की क्रांति है, आपके जो हमारा अतीत बुक है यानी इतिहास की बुक है उसमें भी है, तो दोनों ही आपको पढ़नी है, क्योंकि इतिहास की बुक है उसमें आपके भारत की है और हमारा राजस्थान है उसमें आपके राजस्थान की क्रांति, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था? क्योंकि उन कारतूसों को उपयोग करने से पहले खोलना पड़ता था और उनकी जो पैकिंग होती थी ना बहुत टाइट होती थी, तो उनको दांतों से मुंह से खोलना पड़ता था। और कहा जाता है कि उस समय के जो कारतूस दिए गए थे सिपाहियों को, उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी से पैकिंग की गई थी। तो अब उन पैकिंग को खोलने के लिए दांतों से खोलना पड़ता था, और आपको पता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गाय और सूअर का मांस नहीं खाते, तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात ये मानी, इस कारण से उन्होंने कहा कि हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जिस तरह से विश्व में सबसे ज़्यादा कपड़े उत्पादित करने वाला शहर मैनचेस्टर है, उसी तरह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपड़े उत्पादित भीलवाड़ा जिले में होते हैं, यानी कपड़े की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं वो भीलवाड़ा में, इसीलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय किसानों के ऊपर नील की खेती करने के लिए दबाव इसीलिए डालते थे क्योंकि नील की खेती है एक महंगी खेती थी और इसकी मांग है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से यूरोप में इसकी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों के पास से अंग्रेज खेती करवाते थे और इससे उनको मुनाफा होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है, एक तो गहन निर्वाह कृषि और दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। इनके बारे में विस्तार से आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। यानी उद्योग शब्द का आपको मतलब बताना है, फिर उसके बाद में कच्चे माल के आधार पे उद्योग है इनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो उद्योग शब्द का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ, और कच्चे माल के आधार पे उद्योग है वो 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विशेष तौर पे हैं वो कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग होता है। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि चक्कर उद्योग, गुड़ उद्योग आदि। और खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। और वन आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनको कच्चा माल है वो वनों से प्राप्त होता है, जैसे कि कागज उद्योग। तो इस तरह से इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं की कोई 2 राय आपको देनी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद अपनी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, 2 कारण बताइए क्यों छोड़ते हैं।
19वां प्रश्न है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, यानी इस सारणी को भरना है। जैसे कि आपके कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है राज्य सरकार में? राज्य सरकार में अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी आप लिख दीजिए, ठीक है, बीजेपी। केंद्र सरकार में किसकी है? यहाँ पे भी बीजेपी की है, लेकिन अब बहुत जल्द यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तो बीजेपी है, तो दोनों में बीजेपी लिख दीजिए। आपके क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सरकार में कौन है? आपके एमएलए, एमएलए साहब का नाम लिखना है। जैसे कि हम सांचौर क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे जीवाराम जी चौधरी है। इस तरह से आप अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिख सकते हैं। और केंद्र सरकार में आपके क्षेत्र के जो विधायक सॉरी एमपी है, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हमारे जालोर और सिरोही दोनों जिलों के एक होते हैं, जो हमारे यहाँ से हैं देवजी भाई पटेल, तो उनका नाम लिखेंगे इस तरह से। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो विपक्ष में कौन सा? दोनों में कांग्रेस है, राजस्थान में और इंडिया में भी। अगले चुनाव कब होंगे? राजस्थान में जो राज्य सरकार के चुनाव है 5 साल बाद में होंगे, क्योंकि हाल ही में हुए हैं। और केंद्र सरकार के चुनाव हैं वो 3 महीने बाद में होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 20वां कि ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समानता परख व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि समानता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है ऐसे किन 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें आशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। फिर उसके बाद में राजस्थान के मानचित्र में बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा को भरना है। तो ज्यादातर आपका मानचित्र है वो राजस्थान का आएगा। तो भारत के मैप के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए आपको राजस्थान का मैप है उनको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे पूछा जा रहा बाड़मेर, तो ये बाड़मेर है आपका, ठीक है ना। भरतपुर बोल रहे हैं तो भरतपुर ये है, ठीक है, ये भरतपुर है। फिर उसके बाद में पाली इन्होंने कहा है, तो ये जालोर, ये सिरोही और ये वाला पाली है, ठीक है, पाली ये है। और फिर बांसवाड़ा का बोला है तो ये बांसवाड़ा है। इस तरह से आपको राजस्थान का मैप याद करना। ये जैसलमेर है, ये जोधपुर है, ये बीकानेर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और ये सीकर, ये झुंझुनू। इस तरह से सभी जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये नागौर है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता के अपने विचार लिखने हैं। भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से बताना है। रोलेक्स सत्याग्रह पर विस्तार से बताना। ये इतिहास के वो सारे प्रश्न है, ठीक है ना। फिर उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैवमंडल और पारितंत्र, इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैवमंडल और पारितंत्र अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये नहीं आता तो भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है और इसे रोकने के उपाय आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 8 नंबर का आने वाला है। 8 नंबर विद्यार्थियों कम नहीं होते हैं। तो बड़े बड़े प्रश्न हैं आपके राजनीति बुक, विज्ञान बुक है, उनमें से जो अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न है ना वहां से आ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान की बुक के अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न अच्छे से आपको पढ़ना है। आपके 4 किताब है और चारों की चारों किताब है, उनमें से 20-20 नंबर के प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना 20-20 नंबर के आएंगे। हमारा राजस्थान, इसको आपको हल्के में नहीं लेना, इससे भी 20 नंबर के आने वाला है। उसी तरह से राजनीति विज्ञान की बुक है, उसमें से भी 20 नंबर का, और भूगोल की है, यानी हमारा आवास पृथ्वी वगैरह ये जो बुक है उससे भी आपके 20 नंबर का आएगा, और अतीत बुक है उससे भी 20 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को का अर्थ एवं वर्तमान इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखने हैं। और 25वां प्रश्न है दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर, 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से उल्लेख करना है, और सामुदायिक स्वस्थता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं उनके बारे में। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ध्यान रखना। सड़क सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पासबुक में 1 या फिर 2 पेज में दे रखा है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इन 2 पेजों को पढ़ के भी आप 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। 3 नंबर बहुत होते हैं विद्यार्थियों, ठीक ना। तो उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका पेपर आने वाला है, और पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं।